जय हिंद। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था घर्षण, और घर्षण से पहले कई सारे चैप्टर मैंने फिजिक्स का कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है ना, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अगर आप वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या क्लास 9, 10, 11, 12 में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा वो सभी वीडियो। तो आप जरूर उन वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके अंदर जो एक क्वेश्चन से डर है वो डर खत्म हो जाए। और खास तौर से एक बात याद रखिएगा कि मेरा टारगेट है, जितना वनडे एग्जाम में साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको जिस जिस चैप्टर को पढ़ाऊं उस चैप्टर से जितने भी डाउट्स होते हैं ना, सब कंप्लीट खत्म कर दूं। ये मेरा एक टारगेट है, ठीक है। जैसे मैं पिछले वीडियो में फ्रिक्शन यानी घर्षण पढ़ाया था, तो घर्षण के अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, सभी प्रश्न को पूरे एक ही वीडियो में, लगभग 35 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। आप एक बार देखोगे ना, तो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट मैंने तरीके से, कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से, तीनों तरीके से मैंने सिखाया है, ठीक है। ये जो वीडियो अब आज का जो होने वाला है, ये हम पढ़ने वाले हैं उत्तोलक यानी लीवर। आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, है ना, रेलवे लोको पायलट या तमाम रेलवे के जितने भी एग्जाम है, उनके लिए ये 100% उपयोगी है। और साथ ही साथ अन्य जितने भी एसएससी हो गया या अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक उत्तोलक, जिसे इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। यानी आपका जो हेडिंग है वो है उत्तोलक, जिसे कहते हैं लीवर, ठीक है। क्या चीज? लीवर। समझते हैं कि आखिर में लीवर यानी उत्तोलक है क्या। देखिए, उत्तोलक एक ऐसा मशीन है जो किसी भी कार्य को आसान बना देता है। क्लियर ना? उत्तोलक क्या है? एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी कार्य को आसान बना देता है। क्लियर हो गया? आपको एक बात याद रखना है कि जो उत्तोलक है, ये उत्तोलक यानी ये जो मशीन किस पर काम करता है, तो याद रखिएगा कि ये जो मशीन है उत्तोलक वाली, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? आर्किमिडीज के। याद रखिएगा, ये काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, है ना। यानी उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और उत्तोलक यानी लीवर क्या है? एक मशीन है जो किसी कार्य को आसान बना देती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दुनिया की जितनी भी मशीन आज तक बनी है ना, सभी मशीन की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होता है ना, वो हमेशा 100% से कम होता है। आपको याद रखना है कि दुनिया की जो भी मशीन है उसकी इफिशियंसी 100% से कम होगी। मतलब कि अगर आप समझिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी मशीन को 1 लीटर पेट्रोल दें या 1 लीटर डीजल दें, तो वो क्या पूरे पेट्रोल को, पूरे डीजल को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी? नहीं करेगी। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि हम अपने शरीर पर ले, अगर हम खाना खाते हैं तो क्या ये पूरा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं होता है। यानी कोई भी मशीन वो 100% कार्य नहीं करती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो उत्तोलक होता है ना, उसकी जो दक्षता होता है ना, इफिशियंसी, ठीक है, जो इफिशियंसी होती है वो 100% से कम होता है ना। जो उत्तोलक होता है, लीवर होता है, जो उसकी इफिशियंसी क्या होती है? 100% से कम होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, तो आपको ये दो बातें समझ में आए कि आखिर में उत्तोलक क्या है, उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, और उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में उत्तोलक के कितने बिंदु हैं। तो देखिए,
मेनली उत्तोलक में 3 बिंदु हैं, है ना। अगर इन 3 बिंदुओं को आप समझ जाते हो तो आपके दिमाग के अंदर जो उत्तोलक से संबंधित डर है ना वो खत्म हो जाएगा, यानी लीवर आप समझ जाओगे। क्लियर। तो उत्तोलक के मुख्यतः कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु। पहला बिंदु है जिसे कहेंगे भार बिंदु। क्या कहेंगे? भार बिंदु। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है उसको बोलते हैं आलंब बिंदु। और जो तीसरा है वो है प्रयास या आयास बिंदु। ठीक है। प्रयास या आयास बिंदु, यानी ये 3 बिंदु है। भार बिंदु को बोलते हैं लोड पॉइंट। क्या बोलते हैं? लोड पॉइंट। और आलंब बिंदु को बोलते हैं फलक्रम पॉइंट। और तीसरा आता है आपका प्रयास या आयास बिंदु। ये होता है आपका इफोर्ट पॉइंट। देखिए ये कहता क्या है, भार बिंदु क्या है कि जहां पर जिस बिंदु पर भार होता है ना वो भार बिंदु होता है। और आलंब बिंदु क्या है? वो बिंदु जहां पे हम सहारा देते हैं, यानी वहां पे पेच लगा होता है या सहारा देते हैं, वो आपका आलंब बिंदु होता है। और प्रयास यानी आयास बिंदु क्या होता है? इफोर्ट पॉइंट क्या होती है, यानी जहां पे हम प्रयास करते हैं वही क्या होता है? प्रयास बिंदु। ये फिर भी आपको एक बात तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये आखिर में ये 3 बिंदु है कैसे। समझिए, मैं एक काम करता हूं कि एक मैंने ले लिया छड़। क्या ले लिया? ये हमारा छड़ है और यहाँ इस छड़ को बीच में मैंने सपोर्ट दे दिया। क्या दे दिया? ये सपोर्ट दे दिया। अब आप नोटिस करोगे ये छड़ दोनों तरफ ऊपर नीचे जा सकता है ना। ये दोनों तरफ क्या कर सकता है? जा सकता है। तो जो मैंने सपोर्ट बीच में दिया हुआ है ये सपोर्ट आप किनारे पर भी दे सकते हो, दोनों किनारों पर भी दे सकते हो, है ना। तो देखिए अब जो यह सपोर्ट दे रहे हो ना इसी को बोलते हैं फलक्रम यानी आलंब बिंदु, है ना। अगर आप सपोर्ट चाहे दोनों किनारों में से किसी भी किनारों पर दे दीजिए, चाहे बीच में दे दीजिए, तो ये जो सपोर्ट है सहारा प्रदान कर रहे हैं ना वही आपका आलंब बिंदु होता है। क्या होता है? ये है आपका आलंब बिंदु यानी फलक्रम पॉइंट। ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, मैं इसे दिखाऊंगा एफ से। किससे दिखाऊंगा? एफ से दिखाऊंगा फलक्रम पॉइंट को। तो याद रखिएगा एफ का मतलब क्या हो गया? तो फलक्रम पॉइंट यानी आलंब बिंदु। आलंब बिंदु क्या है? जो सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, वो आपका फलक्रम होता है। ये कहीं भी हो सकता है। क्लियर ना। चलिए अब आता है दूसरा। मान लीजिए कि मैं एक किनारे पर यहाँ पे भार रख दूं। क्या रख दूं? भार, है ना। इस पे क्या रख दिया? ये भार रख दिया मैंने। ठीक है। तो भार को क्या बोलते हैं? लोड पॉइंट, यानी इसको मैं लिखूंगा एल से। किससे लिखूंगा? एल से। अब बताइए ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, इसका जो भार है ये इस छड़ को कहां दबाएगा? नीचे की तरफ दबाएगा, है ना। कहां दबाएगा? नीचे की तरफ दबाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये छड़ जो है कि नीचे की तरफ न दबे, हम इसको क्या करते हैं? यहां से प्रयास लगाते हैं और हम भी ऊपर से बल लगा करके दाबे हुए हैं ताकि वो नीचे न दबे। तो जब हम यहाँ पे हम खुद बल लगाते हैं, हम खुद बल लगाएंगे रोकने के लिए यहाँ पर, तो ये होगा आपका प्रयास या आयास बिंदु, जिसे हम ई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ई से दिखाएंगे, यानी इफोर्ट। ठीक है। ये क्या हो गया आपका? प्रयास या आयास बिंदु, यानी जो हम लोग लगाएंगे ना याद रखिएगा वो प्रयास या आयास बिंदु होगा। और जो वस्तुएं रखी गई हैं वो क्या होगी? आपकी भार होगी। और जो आप सपोर्ट प्रदान कर रहे हो पहले से, कोई चीज पेच है या अपने हाथों से सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फलक्रम हो जाएगा, यानी आलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलंब बिंदु। कौन सा बिंदु? आलंब बिंदु। यानी जब भी मैं ई लिखूं तो समझ जाइएगा कि वो इफोर्ट पॉइंट है, यानी प्रयास या आयास बिंदु है। और जब मैं एफ लिखूं तो समझ जाइएगा कि फलक्रम पॉइंट है, यानी आलंब बिंदु है। जब मैं एल लिखूं तो समझ जाइएगा कि भार बिंदु यानी
लोड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे तीनों का नाम दिखा देता हूँ। लोड पॉइंट को L लिखूंगा, फुलक्रम को F लिखूंगा और इफोर्ट को E लिखने वाला हूँ। क्लियर हुआ? आई बात समझ में कि जो है कि उत्तोलक में टोटल कितने बिंदु हैं? तो 3 बिंदु हैं और यही 3 बिंदु अपना जगह चेंज करते रहेंगे, है ना। कभी भार बीच में आ जाएगा, कभी प्रयास बीच में आ जाएगा और कभी आलंब बीच में आ जाएगा। क्लियर? तो आप नोटिस कीजिए कि जब प्रयास बीच में जाएगा तो एक उत्तोलक हो जाएगा और जब लोड बीच में जाएगा तो एक उत्तोलक हो जाएगा और फुलक्रम बीच में जाएगा तो एक उत्तोलक हो जाएगा। यानी टोटल जो उत्तोलक हैं वो टोटल 3 उत्तोलक हैं। कितने उत्तोलक? यानी उत्तोलक के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं उत्तोलक के? तो याद रखिएगा उत्तोलक के 3 प्रकार हैं, जिसे कहा जाता है, एक कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। याद रखिएगा कि उत्तोलक के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा द्वितीय, है ना, द्वितीय श्रेणी, है ना, श्रेणी का उत्तोलक। क्या चीज? उत्तोलक। ठीक है। और तीसरा तृतीय, है ना, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्लियर? तो समझिए, यानी उत्तोलक कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। और इन 3 कहां से बना? तो वही जो मैंने बताया कि जो ये 3 पॉइंट है ना, ये घूम घूम कर जब बीच में आएंगी तो ये पॉइंट बनेगा। यानी समझिए कि बीच में आएंगी तो ही ये पॉइंट बनेगा। अब देखिए, प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसके अंदर जो बीच में आता है वो फुलक्रम आता है। कौन आता है? बीच में। याद रखिएगा कि बीच में कौन आता है? फुलक्रम आता है, यानी F में लिख रहा हूं। क्या आता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में F रहता है और दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है। अगर इधर भार है तो भार इधर भी हो सकता है। ये जो इफोर्ट है, प्रयास है, वो दूसरे साइड भी हो सकता है। लेकिन अगर बीच में आलंब है, सहारा अगर बीच में आप दे रहे हो ना, तो याद रखिएगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, है ना। जब भी आप सहारा दोगे तो कौन सा उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है। जब द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होगा ना, ठीक है, तो याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं ना, ठीक है, उसमें आता है बीच में L, यानी लोड। क्या आता है? लोड। यानी जब ये भार बीच में हो तो याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। और तृतीय श्रेणी में कौन बचा है? एक E बचा है, तो तृतीय श्रेणी का। यानी जब बीच में आप प्रयास करोगे, इफोर्ट लगाओगे, तो वो आपका कहलाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यानी 3 तरह के उत्तोलक हैं। जब फुलक्रम यानी आलंब बीच में आता है तो प्रथम श्रेणी, जब लोड बीच में आता है तो द्वितीय श्रेणी, और जब E बीच में आता है तो आपका तृतीय श्रेणी। याद रखने का तरीका यही है कि आप FLE याद रखिए, तो F से पहला, L से दूसरा, E से तीसरा याद हो जाएगा। तो FLE आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अभी मैं आपके सामने प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल बताऊंगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल बताऊंगा और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लगभग कराने वाला हूं ताकि आप कभी गलती ही न करो कि हाँ इसमें अंतर क्या है। ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि FLE अगर बीच में आता है तो ये उत्तोलक बनेगा। अगर F बीच में आता है यानी फुलक्रम आलंब बीच में आता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगर लोड यानी भार बीच में आ जाता है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और अगर E यानी प्रयास आ जाता है तो आप याद रखेंगे कि वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर हो गया? चलिए अब समझिए यहाँ पे बातें, अब मेरी बातों को समझिए ध्यान से। ठीक है, आपने एक चीज तो देख लिया, अब मैं इसे रफ करता हूं, समझिए ध्यान से। देखिए यहां से आपसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे वो है आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए पहले जो है कि हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, क्या आपने कभी कैंची देखा है? कैंची, अगर आप देखोगे कि कैंची ऐसे होती है ना, ध्यान से देखिए, कैंची मान लेता हूं कैंची ऐसे है, ये कैंची मैंने, कैंची चाहे समझ लीजिए चाहे सड़सी समझ लीजिए, ऐसे करके, ठीक है, आपने ऐसे देखा है ना, कैंची कह लीजिए चाहे सड़सी कह लीजिए, है ना।
मतलब जो भी आपको आकृति दिखाई दे रही है, मैं अपने हिसाब से कैंची बना हूं, मुझे जितना बनाने, कैंची नहीं सॉरी ये सणसी बनाया हूं। कैंची होता तो यहाँ उंगली लगाने वाला होता ना, तो ये सणसी मैंने बनाया है। क्या बनाया है? ये सणसी बनाया है। ठीक है, ये है सणसी। तो आप देखिए प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक क्या कह रहा था कि बीच में क्या होना चाहिए? फलक्रम होना चाहिए, आलंब होना चाहिए। तो आप देखिए ये बीच में सपोर्ट है कि नहीं है, यहाँ पे जो पेच लगा हुआ है ये आलंब है कि नहीं है। इस सणसी से अगर किसी चीज को पकड़ोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और यहाँ पे पकड़ने के लिए मान लीजिए कि मैं मार्कर लगा रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा लोड। यहाँ पे क्या है आपका? लोड है। यहाँ पे है आपका भार। क्या है? ये भार है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया? प्रयास लगाया या आयास लगाया। तो ये बीच में क्या है? आलंब है। ये बीच में क्या है? तो आपका आलंब है ना। तो मैंने बताया था कि जब भी बीच में आलंब आएगा यानी एफ आएगा, फलक्रम आएगा, तो वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। बात समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के श्रेणी का उत्तोलक है। तो मैं देखिए पहला आपको याद रखना है क्या चीज कि आपका सणसी। याद रखना है तो सणसी याद रखेंगे। दूसरा आप देखिए कैंची। क्या देखेंगे? कैंची। देखिए कैंची में भी कहाँ होता है? बीच में ही होता है ना। तो दूसरा आपका याद रखना है कैंची। ठीक है, यानी पहला आपने क्या देखा? सणसी। दूसरा आपने देखा कैंची। और तीसरा देखिए वो क्या बोलते हैं, जो बाजार में जाओगे तो जो कि तराजू। क्या चीज? तराजू। तराजू में देखिए तो तराजू में हाथ से कहाँ सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वो कहाँ होता है? आप जब ऐसे तराजू को पकड़ोगे तो बीच में सपोर्ट होता है ना, बीच में ही तो सपोर्ट होता है, तो वो तराजू हो गया। नेक्स्ट आता है एक साइकिल की ब्रेक। किसकी? साइकिल की ब्रेक, है ना, साइकिल का ब्रेक। अब देखिए जो साइकिल का ब्रेक होता है, आप देखोगे कि जब साइकिल का ब्रेक आप नीचे से दबाते हो तो पहले वो दबता है ना, तो उसके पहले पेच से जुड़ा होता है। ठीक है, और वो उसके बाद दूसरा जो होता है वो साइकिल के रिंग से जुड़ी होती है। तो जब यहाँ से ब्रेक लगाते हैं यानी प्रयास करते हैं तो उधर ब्रेक साइकिल के रिंग पर जाके चिपकता है, तो वो भार हो गया। अब बीच में सपोर्ट होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि साइकिल का ब्रेक क्या है? तो आपका जो है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ऐसे आप देखिए हैंड पंप, जो पानी भरने वाला होता है, तो जब एक साइड आप दबाते हो तो देखिए बीच में सपोर्ट होता है ना, इसे तो यहाँ से ऐसे दबाओगे तो बीच में सपोर्ट होता है और दूसरे तरफ से पानी ऊपर की तरफ वो खींच कर ला रहा होता है, प्लंजर, है ना। तो ये क्या हो गया आपका जो है कि हैंड पंप। क्या हो गया? हैंड पंप। हैंड पंप भी क्या है आपका? तो आप याद रखोगे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जो हैंड पंप है वो भी क्या है आपका? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट और समझे तो क्या बोलते हैं? नाखून का नेल कटर, है ना। क्या चीज? नेल कटर, है ना, नेल कटर। नेल कटर आपने देखा है, जब आप नेल कटर में नेल को काटते हो तो कहाँ काटते हो? किनारे पर काटते हो। अब बीच में सपोर्ट होता है। बीच में क्या होता है? सपोर्ट होता है। मेरे पास नेल कटर है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा कि बीच में सपोर्ट कैसे है। देखिए अगर आप देखोगे तो देखो ये जो नेल कटर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नेल कटर, ठीक है। तो अब इस नेल कटर में देखिए यहाँ पे जो ये बीच में पेच दिखाई दे रहा है, ये पेच बीच में इधर से भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए सामने से भी ये पेच क्या है? तो बीच में है आलंब है। अब देखिए मैं साइड में यहाँ पे नाखून रख रहा हूँ तो ये भार हो गया, यहाँ पे नाखून क्या हो गया? भार हो गया। और इधर से दबा रहा हूँ तो क्या है? प्रयास है। ये क्या है? प्रयास है। तो यहाँ भी नेल कटर भी क्या है? तो आपका याद रखना है कि नेल कटर भी आपका प्रथम श्रेणी का क्या है? उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी का क्या है? उत्तोलक है। नेक्स्ट आपने देखा होगा सरकारी विद्यालय में झूला लगा होता है जिसमें बच्चे एक साइड बैठ के और दूसरे साइड भी होते हैं। एक ऊपर जाएगा, एक पैर से मारेगा तो फिर वो ऊपर आएगा, दूसरा पैर से मारेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसको बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं? सीसा। तो ये भी क्या है आपका? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि बीच में उसमें सपोर्ट होता है और दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं। एक पैर मारेगा तो दूसरा भार के कारण नीचे जाएगा, जब दूसरा मारेगा तो पहला जाएगा, यानी बीच में हमें क्या दिखाई दिया? तो आलंब। ठीक है, तो इतना आपको एग्जाम्पल्स कम से कम याद रखना ही रखना है। अगर आप इतना एग्जाम्पल याद रखते हो तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल्स अगर बनाकर पूछा जाए तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि भैया एग्जाम में कोई भी अगर आए, प्रश्न कैसा भी हो, हम आसानी से क्या करेंगे? उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए और ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो बताइए द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें भार कहाँ होता है, तो बीच में होता है। भार कहाँ होता है, तो बीच में होता है। मैंने बताया ना कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एल बीच में है, इसलिए भार कहाँ होता है, तो आपका बीच में होता है। भार कहाँ होता है, बीच में। अब आप आइडिया लगाइए कि बीच में भार होना चाहिए, तो समझिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक एक तो क्या बोलते हैं वो खैनी काटने वाला मशीन आपने देखा है। खैनी काटने वाला मशीन आप देखते हो बिचवा में खैनी लगाते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, है ना। तो खैनी काटने की मशीन आती है, आम काटने की मशीन आती है, दिख रहा है ना। खैनी काटने वाली मशीन आ गई, आम काटने वाली मशीन आ गई। तो यहाँ पे लिख देता हूं खैनी काटने की मशीन, है ना। दूसरा आम काटने की मशीन, आम काटने की मशीन। अगर आपके घर पे वो होगा, क्या बोलते हैं जो सब्जी चीरते हैं जो उससे, पैंसुल या हसुआ, पैंसुल या हसुआ बोलते हैं ना, वो भी क्या है, तो आपका ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है ना। पैंसुल या हसुआ क्या है, ये भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। और वो नींबू को निचोड़ने वाली जो मशीन आती है, नींबू, उसमें कहाँ नींबू रखते हैं, बीच में रखते हैं कि नहीं, तो नींबू बीच में रख रहे हो, इसलिए लोड कहाँ है, तो बीच में है। जब लोड बीच में है इसका मतलब कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन कहाँ, मशीन भी कौन सा है ना, नींबू निचोड़ने की मशीन, है ना। नींबू निचोड़ने की मशीन भी क्या है आपका, तो आपका याद रखना है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्या है, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और देखिए आपके शहरों में या गांव में कभी आपने देखा होगा एक पहिया वाला गाड़ी, है ना, कूड़ा गाड़ी एक पहिया वाली, जिसमें आगे एक पहिया होता है और ये इसमें दो हत्था होता है इसे पकड़ने वाला, यहाँ पर एक लगा होता है इसमें सामान रख करके, ये दोनों हत्था को पकड़ के इसे लेके जाते हैं। तो बीच में सामान है कि नहीं, देखिए ये है आलम्ब, है ना, और ये आलम्ब है, यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं दोनों हाथ से, यानी एक पहिया वाली गाड़ी, है ना, एक पहिया वाली गाड़ी, एक पहिया वाली कौन सी गाड़ी है जी, कूड़ा गाड़ी है ना। तो चलिए कूड़ा गाड़ी मतलब आप इसमें तो कोई भी सामान ले जा सकते हो, तो मैंने बोल दिया कि कूड़ा गाड़ी। आपको याद रखना है कि एक पहिया वाली जो कूड़ा गाड़ी है ना, वो भी आपका क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है एक और एग्जाम्पल, क्या बोलते हैं उसको, सरौता। क्या बोलते हैं, सरौता, है ना। सरौता आपने नाम सुना होगा, सरौता। ये भी याद रखिएगा कि सरौता जो है कि किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आपको याद रखना है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे हटा देता हूं, रफ कर देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने इन चीज को नहीं देखा है ना, तो जरूर जा करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देख लीजिएगा, क्या सच में बीच में भार है ना। अगर बीच में भार है तो समझ जाएगा कि वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगर बीच में फलक्रम आता है तो समझ जाएगा कि वो प्रथम श्रेणी का क्या है, उत्तोलक है ना। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है तीसरा, यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्या आता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या बात है कि जो इफोर्ट होता है, यानी जो प्रयास होता है, वो बीच में होता है। और बीच में जब भी आप प्रयास करोगे ना, तो याद रखिएगा वो हमेशा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। क्या होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। जैसे समझिए बचपन में जब हम लोग मेले में जाते थे ना, तो बचपन में एक कहानी हुआ करता था। बचपन में किताब में एक कहानी में हमने पढ़ा था कि एक लड़का मेले में गया तो चिमटा खरीद कर लाया। क्या लाया, चिमटा खरीद कर लाया। तो मम्मी ने उसको पैसा दिया था कि मेले में घूम कर आओ, मिठाई अपने खा कर आना। लेकिन वो लड़का गया तो अपने मम्मी के लिए चिमटा लेकर के आया। तो मम्मी ने पूछा कि बेटा ये चिमटा क्यों लाए हो, तो लड़के ने कहा कि माँ जब आप रोटी बनाती हो तो आपके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैंने चिमटा खरीद कर लाया ताकि आपके हाथ न जले। तो माँ बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उसने देखा कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा समझदार है। वहीं से एक समझ में आया कि जो चिमटा होता है वो रोटी पकाने वाली चीजें हैं। तो आप देखिए जो आप चिमटा देखते हो, तो चिमटा कैसे आपने देखा होगा, इस साइड में ऐसे होता है और ऐसे बाहर निकला होता है ना जी। चिमटा ऐसे ही होता है ना। अब थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, आप हंसिएगा मत, ड्राइंग पे, ड्राइंग तो है नहीं, है ना, ऐसा समझिए। ये चिमटा हो गया। अब बताइए ये क्या है, यहाँ पे तो सपोर्ट है ना, ये आलम्ब है। यहाँ पे रोटी दाबोगे और बीच में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बीच में प्रयास करते हैं, इफोर्ट करते हैं, है ना। तो ये भी चिमटा, जो चिमटा है या चिमटी कह लीजिए, ये क्या है, तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट आता है हल। हल भी आपको याद रखना है कि हल कौन सा उत्तोलक है, तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव का हाथ, है ना, मानव का हाथ, तो याद रखिएगा मानव का जो हाथ है वो भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो चिमटा हो गया,
हल हो गया और मानव का हाथ, ये आपको याद रखना ही रखना है कि भैया ये कौन सा उत्तोलक है। अब अगर मैं और एक एग्जांपल बताऊं तो अगर आपने कभी देखा होगा वो गिट्टी बालू लादते हैं ना, वो ऐसे उठा करके फेंकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेलचा। क्या बोलते हैं, बेलचा। तो वो भी आपका एक एग्जांपल है, बेलचा। याद रखिएगा, बेलचा है ना। आप देखोगे यहाँ पे मुठिया होता है, ऐसे करके, ऐसे मुठिया होता है और ऐसे करके होता है, वो है ना, ऐसे करके होता है, यहाँ पे ऐसे चौड़ा होता है ना, तो ये है ना। तो साइड यहाँ पे पकड़ते हैं, बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में तो इफोर्ट यानी प्रयास करके इसे ऐसे ऐसे पकड़े देंगे, इसे उठा के फेंक देंगे इसे, है ना। तो प्रयास करते हैं यहाँ बीच में से, है ना। तो वो क्या हो गया आपका, ये बेलचा। तो ये भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यानी आपको इतना एग्जाम्पल्स याद रखना है, बाकी और एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं बुक से देखिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन याद करने का तरीका क्या है, आप याद रखिए FLE, F बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का, और L बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का, और E रहेगा बीच में तो तृतीय श्रेणी का। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। एग्जाम्पल्स ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये उत्तोलक भी लगभग 80% मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चलिए हम लोग एक और टॉपिक जानते हैं इसी उत्तोलक में, वो है आपका यांत्रिक लाभ। क्या है आपका, यांत्रिक लाभ। तो आपका हेडिंग हो जाएगा यांत्रिक लाभ। किसका यांत्रिक लाभ, तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। ये आपको याद रखना ही रखना है। समझिए कैसे याद रखना है। देखिए, हमने देखा था कि एक छड़ था, एक साइड क्या लग रहा था, तो आपका भार लग रहा था। क्या लग रहा था, भार। और एक साइड क्या लगा रहे थे हम लोग, प्रयास। क्या लगा रहे थे, प्रयास। और बीच में क्या था, यहाँ पे सपोर्ट था, है ना। यानी ये था आपका आलंब। क्या था, ये आपका आलंब। तो आपको ये पिक्चर पहले याद रखना है। तो देखिए, ये भार है, तो ध्यान रखिएगा, भार और आलंब के बीच की जो दूरी है ना, उसको कहेंगे भार भुजा, है ना। भार और आलंब के बीच में जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, भार भुजा। ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये प्रयास है या आप इसको कह सकते हो आयास है। तो देखिए, आयास और आलंब के बीच की जो दूरी है ना, इसको बोलेंगे प्रयास भुजा या आयास भुजा, है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा, प्रयास या आयास भुजा, है ना। तो ये दिमाग में बैठा लेना है कि यानी जो भार के तरफ से आलंब तक जो भुजा है ना, ये दूरी है, इसको बोलेंगे भार भुजा। और जो प्रयास या आयास की तरफ से ये दूरी है, इसको प्रयास या आयास भुजा बोलोगे। तो आपको क्या याद रखना है, समझिएगा कि भार और भार भुजा का गुणा करोगे तो प्रयास और प्रयास भुजा का गुणनफल के बराबर होगा। यानी याद रखिएगा कि भार गुणे भार भुजा, है ना, क्या चीज, भार भुजा बराबर ये प्रयास, है ना, प्रयास या आप आयास कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे ये प्रयास भुजा, है ना। कौन सी भुजा, तो प्रयास भुजा। ये बात आपको याद रखना है। ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले से प्रश्न आएंगे। जैसे मान लीजिए कि कह दिया कि एक उत्तोलक है जो एक भार 5 न्यूटन के भार को क्या कर रही है, सहन कर रही है। दूसरे तरफ जो है कि आलंब देखिए, और बताएगा कि ये आलंब से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इस पर हम लगा रहे हैं जो प्रयास, वो प्रयास भुजा जो है कि आपसे कहेगा कि 5 मीटर की दूरी पर है। तो बताइए आपने कितना प्रयास किया, कितने न्यूटन का बल आपने लगाया ताकि ये बराबर रहे, है ना। यानी एक वस्तु का भार 5 न्यूटन है जो आलंब से 2 मीटर की दूरी पर है। तो आलंब से 5 मीटर की दूरी पर आप कितने न्यूटन का प्रयास करोगे। तो आपको क्या करना है कि प्रयास गुणे ये दूरी, है ना। तो मान लेता हूं प्रयास अगर x है तो x गुणे दूरी कितना है, 5 मीटर, तो बराबर हो जाएगा भार गुणे ये दूरी, यानी 5 गुणे 2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 बटे में 5, तो 5 दूना 10, यानी x बराबर आ गया आपका 2, तो 2 न्यूटन। यानी ये कितना हो जाएगा, भार प्रयास कितना हो जाएगा आपका 2 न्यूटन। यानी ये अगर आप याद रखते हो ना, तो आप इससे न्यूमेरिकल्स भी आसानी से कर लोगे। और ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। चलिए, अब हमने क्या पढ़ना चाहिए था हमको, यांत्रिक लाभ ना। अब आपसे पूछा जाता है यांत्रिक लाभ का सूत्र, है ना। यहीं से यांत्रिक लाभ का सूत्र बनता है। तो समझिए कैसे आपको यांत्रिक लाभ का सूत्र याद रखना है। तो देखिए, पहले ये तो याद हो गया ना, अब इसी से हम लोग यांत्रिक लाभ का सूत्र बनाएंगे। समझिएगा ध्यान से, देखिए
यांत्रिक लाभ बराबर, देखिए बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे याद रखना है। देखिए यांत्रिक लाभ बराबर आपको क्या याद रखना है, देखिए ये पहले क्या है, भार है, तो पहले भार लिख लीजिए, है ना, क्या लिख लीजिए, भार। अब देखिए ये भार था तो इधर ये वाला भार है, इसके सामने कौन है, प्रयास है ना, तो इसके नीचे प्रयास लिख लीजिए। बताइए समझ में आ रहा है, या आप आयास लिख लीजिए। बात क्लियर हो गया, प्रयास या आयास ये हो गया। तो यानी यांत्रिक लाभ बराबर जो भार था और ये प्रयास, इसको बटे में कर लीजिए फिर से बराबर। अब देखिए दूसरे साइड यहाँ पे क्या है, प्रयास है, तो प्रयास भुजा है ना, और बटे में जो ये भुजा है भार भुजा, ये आपको रखना है। अब आप कहोगे सर ये तो याद ही तो नहीं रहेगा। देखो बाबू मैं आपको समझा देता हूँ कैसे याद रखना है। देखिए इधर भार है ना, तो प्रयास को जब इधर लेके आओगे तो भार के नीचे हो जाएगा, तो भार बटे प्रयास। अब देखिए इधर प्रयास है ना, तो जब इस भार भुजा को उधर लेके जाओगे तो प्रयास भुजा के नीचे हो जाएगा, तो भार भुजा। यानी यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे प्रयास बराबर प्रयास भुजा बटे भार भुजा। यानी एग्जाम में आपसे यांत्रिक लाभ पूछ लिया जाए तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हो। जैसे समझिए, अगर पूछा जाए कि देखिए किसी वस्तु का जो उत्तोलक मशीन का जो भार है किसी वस्तु का 5 न्यूटन है और प्रयास जो है उसका 2 न्यूटन है, तो बताइए यांत्रिक लाभ कितना होगा। तो याद रखिएगा, भार है ना तो भार ऊपर रहेगा और ये प्रयास नीचे रहेगा, है ना, भार ऊपर रहेगा प्रयास नीचे रहेगा, तो 5 बटे में 2 यानी 2.5। यांत्रिक लाभ कितना हो गया, 2.5। कितना हो गया, 2.5। अगर ये भुजा दिया हो, ये भुजा और ये भुजा, तो हम भुजा से भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे ऊपर कौन सा भुजा रहेगा, प्रयास भुजा, और नीचे कौन सा भुजा रहेगा, आपका भार भुजा। कहां से बना है, तो इस फार्मूले से आप बना सकते हो। वरना आप गलती क्या करोगे कि भार वाले जो है कि ऊपर के बजाय नीचे हो जाएगा, प्रयास वाला ऊपर हो जाएगा। अब प्रयास भुजा ऊपर होना चाहिए तो भार भुजा ऊपर हो सकता है, ये आप गलती 100% करोगे ही करोगे। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो तरीका समझाया अगर इस तरीके से आप सीख जाते हो तो कभी गलती नहीं करोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये उत्तोलक कंप्लीट हो जाएगा। समझिए कि यांत्रिक लाभ किसका कितना होता है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है ना, प्रथम श्रेणी की जो उत्तोलक है उसके यांत्रिक लाभ कितना होता है, द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ कितना होता है, और तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ कितना होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है ना, प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है कि 0 होता है ना, और 1 से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना, तीनों होता है। ये बात आइए याद रहेगा आपको। क्या बात याद रखना है कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ है वो क्या होता है, तो आपका 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है और 0 भी होता है। बस इतना तो याद रखना है। चलिए दूसरा आता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो ये आपसे पूछा जाए कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो याद रखना है कि 1 से बड़ा होता है। ये सिर्फ याद रखोगे, 1 से बड़ा होता है। तीसरा पूछा जाता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 1 से छोटा होता है। क्या होता है आपका, 1 से छोटा होता है। तो बहुत आसान है याद करने का कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक छोटा है इसलिए 1 से छोटा, उससे ऊपर आएंगे तो द्वितीय श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी में 1 से बड़ा हो जाएगा, छोटे से बड़े में आ गए, और तीसरा में तो सब हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तीसरा का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, है ना। तो देखिए नीचे से ऊपर मतलब पहले ये लड़का हुआ प्रथम श्रेणी, उसके बाद दूसरा लड़का, उसके बाद तीसरा, तो तीसरा वाला सबसे छोटा लड़का है कि नहीं, इसलिए 1 से छोटा, उसके बाद दूसरा उससे बड़ा है तो 1 से बड़ा, और तीसरा क्या है, तीसरा जो है पहला वाला उसमें दोनों का गुण है, यानी 0 भी है, 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। तो इतना बात आपको याद रखना ही रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। ये पूरा रेलवे या अन्य जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, यानी लीवर उत्तोलक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आप उस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा प्रश्न, उत्तोलक की या जो दक्षता होती है वो कितनी होती है। तीसरा पॉइंट कि
तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। ठीक है, ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देते हैं। तो मैं उनका आंसर का वेट करूंगा, और मैं अगर आपके अंदर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप पूछिए। अगर कोई टॉपिक्स आपको कठिन लगता हो कि सर ये टॉपिक्स बहुत कठिन है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप उस टॉपिक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा टॉपिक्स में, आपको टॉपिक्स धीरे धीरे करके मैं सब टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए, ये पूरा जो है कि लीवर यानी उत्तोलक कंप्लीट हो चुका है, और आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और अपना नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को द एंड करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर द एंड हो चुका है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।